स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम नया टॉपिक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो फिजिक्स है। यार फिजिक्स से चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक या विद्युत, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें टॉपिक ये है कि 600 BC के आसपास एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था थेल्स। और थेल्स हुए कहाँ पे? यूनान में। इन्होंने क्या काम किया कि एक अंबर नाम का पदार्थ था, उसे जब ऊन के ऊपर रगड़ा इन्होंने, तो इन्होंने पाया कि इसके अंदर एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया है। जो अंबर है इसमें एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, दूसरी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। अब इन्हें लगा, इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च ना करके, ध्यान ना देकर के, इन्हें लगा कि ये अंबर के विशिष्ट गुणों के कारण ऐसा है कि दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब कुछ समय बीता तो इन्हें पता लगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अगर किसी और चीज के साथ रगड़ खाएं तो वो दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। देखो बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक काम कीजिए, कंघा लीजिए, कंघे को सिर में, बालों में रगड़िए और उसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़े काटिए कागज के, और जब आप उस कंघे उस कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे ना तो उन कागजों को चिपका लेगा, है ना। अगर वो कागजों को चिपका लेगा तो सीधा समझ लीजिए कि उसमें चार्ज यानी आवेशित हो गया है वो। ये इसी तरह से था जैसा यहाँ पे हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ घर्षण किया जाए, हैं, तो एबोनाइट की छड़ ना चार्ज्ड हो जाती है, आवेशित हो जाती है, उसमें एक चुंबकीय गुण आ जाता है अपनी ओर आकर्षित करने का दूसरी चीजों को। इसी तरह से अगर कांच को रेशम के कपड़े के साथ, रेशम के टुकड़े पर घिसा जाए तो कांच में दूसरी चीजों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब वो चीजें विद्युतमय हो जाती हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं। ये जो इलेक्ट्रीफाइड होने का गुण है ना, यही कहलाता है विद्युत। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना, ये आप कह सकते हो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चार्ज्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो चार्ज है ना, जो आवेश है, आवेश का रुकना, एक जगह पे स्थिर होना, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, ठीक है। अब जिस गुण के कारण ये होता है उसे विद्युत कहते हैं, और जब वो चार्ज हो जाता है तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसे? विद्युत आवेश बोलते हैं उसे। अब ये तो रहा विद्युत के कारण, मतलब विद्युत का गुण हो गया है। तो दूसरा होता क्या है कि अब इसके बारे में अगर आगे बात करें तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। अभी जब मैं आपको यहां बता रहा हूं तो यहां पे मैं दो चीजें बता दूं पहले, आवेश बताने से पहले, कि विद्युत जो है, विद्युत क्या है और विद्युत धारा, विद्युत के अंदर दो प्रकार की हैं, वो क्या क्या चीज है। दरअसल विद्युत क्या है, मैंने भी आपको बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है या विद्युत कहलाता है, ठीक है। क्यों? दरअसल ये समझ लीजिए कि हर चीज ना, अगर मैं अभी आपको बता रहा था ऊन से रगड़ खाने पे, या मैं आपसे बता रहा था रेशम के टुकड़े से रगड़ खाने पे, या मैं आपको बता रहा था बिल्ली की खाल में कांच के रगड़ खाने से उनमें एक प्रकार का चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना। अब उसका क्या कंसेप्ट है? सीधा तो कंसेप्ट ये है कि सब चीजें ना छोटी छोटी ना परमाणुओं से बनी होती हैं मिलके, ठीक है ना। और एक परमाणु के जो अंदर जो बीच में होता है, सेंटर में होता है नाभिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये नाभिक होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है, इसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये बीच में नाभिक मान लीजिए, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनके ऊपर आवेश होता है नेगेटिव आवेश, ठीक है ना। दो चीजें होती है नाभिक के अंदर, होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर तो पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव होते हैं। इसके ऊपर कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आपको अपने आप याद रहेगा। तो किसी भी नाभिक के अंदर
मतलब नाभिक का जो बैलेंस होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर के आवेश शून्य होता है, क्योंकि जितना आवेश नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अंबर और ऊन के बीच में, बेशक अंबर में गुण आ गया हो आवेश, मतलब एक चीज को आकर्षित करने का, लेकिन अगर कुल आवेश की बात करूं तो आवेश 0 होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऊन ने अंबर को दिए हैं उतने इसके कम हुए, इसके ज्यादा हुए बेशक, लेकिन अगर टोटल आवेश की बात करूं तो शून्य होगा, क्योंकि इसने इसको दिए पॉजिटिव हो गया देने वाला, और लेने वाला नेगेटिव हो गया है। मतलब होता ऐसा ही है कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स त्याग दे तो वो धनात्मक हो जाती है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करती है वो ऋणात्मक हो जाती है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सही से समझते रहिएगा मैटर क्या है इसका पूरा, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी ना इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब होता क्या है कि जब अंबर को ऊन के कपड़े पे घिसा गया ना, तो ऊन के कपड़े से चार्ज होकर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से प्रवाह होकर के अंबर पे आ गए, और अंबर में एक प्रकार का आवेश, एक प्रकार का जो है गुण उत्पन्न हो गया चीजों को आकर्षित करने का। वो जो आवेश था ना वो कहलाता है विद्युत आवेश। अब वो आवेश इसके ऊपर इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, उसमें फ्लो नहीं हो रहा है, इकट्ठा हो गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? मैं यहां पे ये इसलिए बता रहा था कि विद्युत धारा, विद्युत जो 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थिर विद्युत, एक होती है विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थिर विद्युत क्या है? स्थिर विद्युत यह है कि अगर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर, या बात करें तो कंगे को बालों में रगड़ने से, या चौथी बात करें तो अंबर को ऊन पर रगड़ने से इनके अंदर एक प्रकार का चार्ज, एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से इसके ऊपर एक प्रकार की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो स्थिर होती है। इस कारण से इसे स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का फ्लो नहीं होता है। कहने का मतलब डिसबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का जो अन्यत्र वितरण, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिसबैलेंसिंग है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, क्योंकि इसमें डिसबैलेंसिंग ही होती है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। सही ना? अब ये हो गई यहाँ पे स्थितिक विद्युत। अब विद्युत धारा क्या होती है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो विद्युत धारा, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब फ्लो या धारा। तो इस कारण से धारा समझिए स्ट्रीम, धारा समझिए आप नदी की धारा। नदी की धारा क्या करती है? बहती है। नदी बहती है ना, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी बहते हैं, इसीलिए उसे विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत का बहाव। ओके, तो जिस स्थिति में विद्युत बहे वहां विद्युत धारा, और जहां स्थित रहे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठे हो जाएं और उनमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि जब सर्दी के दिनों आए, सर्दी के दिन आए ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ऊनी कपड़े पहन के रखते हैं और ऊनी कपड़े पहन करके आप काफी देर अगर धूप में बैठे रहे और आप अचानक किसी व्यक्ति को छुएं तो आपको बहुत तगड़ा करंट लगता है। कहने का मतलब उस वक्त उस ऊन के कारण से आपकी बॉडी के अंदर एक प्रकार का आवेश यानी चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जैसे आप किसी चीज को छूते हैं तो आपका चार्ज फिर हो जाता है उसकी तरफ और आपको एक करंट झटका लगता है। वो जो चार्ज आपके अंदर उत्पन्न हो गया था ना, वो है स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक जगह एकत्र होना इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहलाता है स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह वो कहलाता है विद्युत धारा। अब एक लाइन में दोनों बातें खत्म करता हूं लास्ट टाइम पे, कि इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह पे अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाना तो कहलाता है स्थिर विद्युत, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। समझा? अब अगला पॉइंट आया, आवेश क्या होता है। दरअसल आवेश होता है तो आवेश के 2 प्रकार हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक साइंटिस्ट हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सिद्धांत दिया कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो ऋणात्मक, एक धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसा कि मैंने आपको हाँ बता, नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन होते हैं। अब दोनों की बात करूं तो बैलेंसिंग होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। समझ में आया? ये फिक्स है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ताकि इसका बैलेंस बना रहे। ओके, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिद्धांत दिया किस चीज का? चार्ज का, कि इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार के आवेशों का, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में जो आवेश है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। दरअसल होता यह है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है,
कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका घर है और ये यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ से एक वायर आ रहा है आपके घर में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं घर से ट्रांसफार्मर की तरफ जाते हैं, ना कि इधर से इधर। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं तब विद्युत धारा इधर आती है फ्लो होके। समझ आ रहा ना? ये एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, किसी ने नहीं बताया होगा आपको उससे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है वो विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। समझ आ रही बात? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश। अगर मैं बात करूं कांच की और बात करूं एबोनाइट की, तो कांच एक पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर धनात्मक आवेश होता है, और एबोनाइट के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। बिल्ली की खाल के ऊपर जो होता है वो धनात्मक आवेश होता है, रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस प्रकार से होते हैं आवेश डिफाइंड, मतलब ठीक है ना, कि किसके ऊपर कितना आवेश है। आवेश कैसे डिफाइन होते हैं? होते ऐसे हैं कि मान लीजिए यहाँ एक 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाए तो क्या करेगा? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसने अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो यहाँ हो गए +1 4, यहाँ भी हो गए +1 4। कहने का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जो भी चीज जिसको भी इलेक्ट्रॉन देगी तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसने दिया है, और इसने लिया है तो नेगेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल दिया है बस मैंने आपको। ऐसा नहीं होता है कि आप 4 और 3 होते हैं। दरअसल बाहर की कक्षा पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, किसी भी कक्षा को पूरा करने के लिए। तो होता अक्सर ऐसा है कि किसी की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पहली कक्षा में 8 थे, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इससे आगे वाली में एक इसके बाद की कक्षा थी, मतलब एक दूसरा पदार्थ है, दूसरे पदार्थ की पहली कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, इसके दूसरी जो बाहर की कक्षा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन दोनों की क्रिया आपस में कराई जाए तो क्या करेगा? ये अपने को पूरा करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और अपनी कक्षा को पूरा कर लेगा, ऐसे इसकी कक्षा को पूरा कर देगा। तो जो ले रहा है वो नेगेटिव और जो दे रहा है वो पॉजिटिव। अर्थात होता ये है कि जितने भी धातु होते हैं वो सभी के सभी धनात्मक होते हैं और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। धनात्मक क्यों होते हैं? कि अगर इनमें विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बाहरी कक्षा को उन्हें त्याग देते हैं, उससे धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि जो जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अगर सबसे बेस्ट बात करूं, सबसे उच्च गुड कंडक्टर जो है वो है चांदी। चांदी सबसे अच्छा मतलब सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी एक एग्जांपल बताता हूं आपको देखे कि आपने देखा है कि अगर आप बाजार जाएं और बाजार में जाके बोले कि 8 mm का एक मोटा तार दे दीजिए, अगर वो आपको काट के दिखाए तो उसके अंदर ना बहुत बारीक बारीक कॉपर के वायर छोटे छोटे टुकड़े मिला करके उन्हें बैंड करके उन्हें फोल्ड करके उन्हें एक जगह के गुच्छा बना करके तब उस तार के अंदर डाला जाता है। ऐसा क्यों है? अगर पहले की बात करूँ आज से 10-15 साल पहले तो 8 mm के तार में 4 या 5 तार होते थे, थोड़े से मोटे मोटे, आज बारीक तार होते हैं। दूसरी बात, अगर से बात करूं कि अगर आप बात करें खंबे की, तो खंबे के ऊपर जो पोल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आती है, उस पे जो वायर आ रहा होता है, उस पे जो तार आता है जिससे हम बिजली अपने घर लेके आते हैं विद्युत, तो उसके ना क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का तार लपेटा जाता है चारों तरफ और बीच में एक तार डाला जाता है, लोहे का तार डाला जाता है। ऐसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये है, इसके बीच में एक लोहे का तार डालते हैं और यहाँ पे ना बहुत सारे तार लगा दिए जाते हैं ऊपर से एल्यूमिनियम के, जो इसको पकड़ के रखते हैं। ये लोहे का तार इसलिए लगाया जाता है कि जब इसके अंदर से प्रवाह होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके अंदर ना एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये पावरफुल होने का लटक जाएगा, टूट जाएगा, अपना वजन नहीं झेल पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम अधिक तन्यता नहीं झेल पाता, मतलब टूट जाएगा बीच में ही। प्लस जब विद्युत धारा प्रवाह होती है तो गर्म भी होता है, ऊष्मा भी एकत्रित होती है। दूसरी बात क्या है कि जब विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाह होती है तो यहाँ पे जब ऊर्जा यानी जब हवा आकर के इससे टकराती है इस वायर से, नंगे वायर से, तो जो हवा के अंदर अणु होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अणुओं के, वो इससे टकरा करके आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होकर के प्रतिकर्षण का बल इनमें उत्पन्न हो जाता है और वो पीछे फेंक देते हैं उसको। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है ऐसे, मतलब आवेशित होते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं, होते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। आपने नहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक विंड क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक विंड। दूसरी क्या खास बात है, जितना भी आवेश प्रवाह होता है वो सभी का सभी बाहर के किनारों पे होता है।
अंदर की अगर बात करूं तो इसमें कोई आवेश प्रवाह नहीं होता। आवेश के साथ ये नियम है कि आवेश बहुत सारे बाहरी किनारों पर होता है। अगर किसी एक बात करूं चालक की, तो चालक के जो बाहर का हिस्सा, बाहर की परत पे ही आवेश प्रवाह होता रहेगा। और अगर ये नुकीली है कहीं चोंच, इस उसकी कहीं चोंच बनी नुकीला पॉइंट है, तो सर्वाधिक आवेश इस नुकीले पॉइंट पर ही होगा, नुकीली चोंच पे ही होगा, सर्वाधिक आवेश इकट्ठा होगा या प्रवाह होगा। समझ आया? तो जो आवेश प्रवाह होता है वो बाहर की तरफ होता है, बाहर वाले वायर के ऊपर होता है, बस ऊपरी परत से होता है। इसीलिए जो कॉपर का वायर जो हम 8 mm 10 mm का लेने जाते हैं, उसमें बहुत सारे तार दिए जाते हैं ताकि उसके जितने भी हर तार के ऊपर से आवेश अधिक से अधिक प्रवाह हो सके और उसके अंदर जो आवेश को सोखने की क्षमता है, या बात कहें तो जो रेजिस्टेंट की क्षमता है, वो खत्म हो जाए, अधिक से अधिक प्योर लाइट जा सके, अधिक से अधिक प्योर इलेक्ट्रिसिटी जा सके, लाइट नहीं इलेक्ट्रिसिटी आगे जा सके, प्रवाह हो सके पूरी तरीके से, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम खाई जाए। समझ में आ रहा ना? तो मतलब प्रतिरोध जो है वो कम हो जाए। असली बात यहां से शुरू होती है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध कम हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। समझ आया? जो तार है, अगर मान लीजिए आपने अपने पोल पे, जहां पे आपके घर से लाइट आ रही है वो 100 मीटर दूर है ना, आपने 100 मीटर का एक तार डाल दिया, तो जो प्रतिरोध है वो 100 मीटर के तार, मान लीजिए आपके यहाँ वोल्टेज जो है आपकी कम, मतलब आपके यहाँ जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है। नेक्स्ट टाइम जब आपने 200 मीटर का बंडल बना के और उस पर डाल देते हैं तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। ये नियम है इसका कि अगर आप चालक जो है उसकी लंबाई अगर बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो। ठीक है, ये नियम है इसके साथ में। दूसरी बात क्या है, इससे आगे शुरू करते हैं। आगे बात करते हैं कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, और अर्धचालक क्या होते हैं, या अतिचालक क्या होते हैं। ठीक है ना? बात करेंगे चालक की, मतलब कंडक्टर की। चालक का मतलब वो है कि जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाह हो सके, वो चालक है। सही है ना? उसको कंडक्टर बोलते हैं। दूसरी बात क्या है, जितने भी धातु होते हैं वो सब कंडक्टर होते हैं, मैक्सिमम। दूसरा है अचालक। आपने सुना होगा चालक और कुचालक, तो चालक का विपरीत शब्द या विलोम शब्द कुचालक कभी नहीं होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर। मैं आपको लिख के बताता हूं। एक तो होता है चालक, मतलब सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर, और कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर। ठीक है? तो ये सुचालक का जो है वो कुचालक, सुचालक का अचालक हो सकता है। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं इंसुलेटर, जो चालन को ना जाने दे। तो गुड कंडक्टर और कुचालक मतलब बैड कंडक्टर, बस ये फर्क है दोनों बातों में। अब बात करते हैं आगे क्या कि चालक क्या होता है। चालक वो पदार्थ जिसके अंदर से जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो पूरी तरह से प्रवाह होकर चली जाए और कम से कम खर्च हो, कम से कम उसके ऊपर प्रतिरोध हो, वो कहलाते हैं चालक। अचालक मतलब वो सभी पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लकड़ी है ना, या कांच, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अचालक बोलते हैं। अब बताए अर्धचालक। अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब चालन हो जाए इसमें, मतलब वे तत्व, वे पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने पर इलेक्ट्रिसिटी कम प्रवाह होती है, लेकिन अगर उनके साथ किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है बहुत सही से, वो कहलाते हैं सभी के सभी अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम मिला दिया जाता है और बहुत सारी चीजें मिला दी जाती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सही हो जाता है, तो उन्हें बोलते हैं अर्धचालक। अब भाई अतिचालक की बात मतलब सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर की बात करूं तो वो चीजें जिनमें सर्वाधिक मात्रा में, अगर हम यहाँ पे कोई ऊर्जा एक सिरे से, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करें और यहाँ तक, तो अगर यहाँ से 220 वोल्ट की थी तो यहाँ तक भी 220 वोल्ट पहुंच जाए, मतलब विभवांतर हो ही ना, विभवांतर शून्य हो। अब विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर का मतलब होता है एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रिसिटी के पहुंचने में इसके द्वारा जो किया गया कार्य है ना, इसके द्वारा जो किया गया कार्य है, उन दोनों का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है विभवांतर।
मान लीजिए कि अगर हम यहां से 1 कूलाम आवेश छोड़ें, है ना, और यहां से यहां तक पहुंचने में उसने 1 जूल कार्य किया, तो जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। समझ आया? ये टेक्निकल लाइन है कि अगर 1 कूलाम ऊर्जा प्रवाह की जाए और यहां से एक दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसके द्वारा 1 जूल कार्य किया गया हो, तो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट कहलाता है। विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आया? तो मेरे को विभवांतर, इसलिए मैंने आपको बताया, विभव की बात आ गई तो विभवांतर भी बता दिया कि अगर यहाँ जितनी धारा प्रवाह की जाए तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम धारा खर्च होनी चाहिए और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी हो जानी चाहिए धारा। जैसे आप हाई टेंशन तार जानते हो ना, हाई टेंशन HT लाइन बोलते हैं इनको, हाई टेंशन लाइन 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट आपके घर तक पहुँचते पहुँचते जाती है 220 वोल्ट 240 वोल्ट। तो कारण होता है अप स्टेप और डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर्स द्वारा, है ना, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए ट्रांसफार्मर आ गया तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर फैराडे के सिद्धांत पे वैसे काम करता है। अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में और बहुत कुछ, पर फिलहाल ट्रांसफार्मर बताता हूँ होते क्या हैं। ट्रांसफार्मर्स 2 तरह के होते हैं, ऊंचाई और एक होते हैं अपचाई। ऊंचाई मतलब ऊंचाई की बात हो तो समझ लीजिए अप, और ऊंचाई की बात हो, अपचाई की बात हो तो डाउन। अप स्टेप और डाउन स्टेप, ये 2 तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अप स्टेप का मतलब है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में करंट करने, मतलब करंट फ्रीक्वेंसी चेंज करने, सॉरी इसकी विद्युत धारा बदलने के लिए, और उच्च से निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए डाउन स्टेप। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ट्रांसफार्मर यूज होते हैं उसके लिए, धारा को ऊंचा या नीचा करने के लिए। अब होता यह है कि अगर हम कहीं से, मान लीजिए हमने नरौरा से एक 33,000 वोल्ट की लाइन हमने भेजी और 33,000 वोल्ट आकर के आपके जो नियरेस्ट विद्युत स्टेशन है, विद्युत घर है, वहां पे पहुंच रही है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 33,000 नहीं रह जाती है, ठीक है ना। उसके बीच में बहुत सारा घर्षण होता है, जैसे तार जिसके थ्रू वो आ रही है ना, उससे बहुत सारी खा जाता है। तो वहां से यहाँ तक 33,000 वोल्ट पहुंचाने के लिए बीच बीच में जगह जगह पर अप स्टेप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं कि जितना विभवांतर आ गया है उसे पूरा करने के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है ताकि उसे हाई वोल्टेज बना करके आगे भेज दे। और अगर वहां से 33,000 चली है तो विद्युत स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते भी 33,000 वोल्ट ही रहे वो। ये काम करते हैं ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। जैसे कि आपके घर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में या 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके भेज देता है। समझ में आया? तो 220 से 440 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है वो लगा होता है जो घरों में इस्तेमाल होने वाली विद्युत होती है उसके लिए। अब मैंने आपको बता दिया चालक, मैंने आपको बताया जिसमें चालन हो सके विद्युत का, अचालक जिनमें हो ही ना किसी प्रकार का चालन, अर्धचालक जिसमें आधी विद्युत मतलब विद्युत प्रवाह हो सके, पूर्ण रूप से नहीं सही लेकिन विद्युत प्रवाह होती हो, और अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर जैसे चांदी। चांदी सुपर कंडक्टर है जिसके अंदर सर्वाधिक विद्युत प्रवाह होती है। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं जो आवेश होते हैं वो किसी भी सतह के बाहरी सतह पर फ्लो करते हैं, बाहरी सतह पर बहता है आवेश, ना कि अंदरूनी सतह पर। अगर किसी खोखले तार के ऊपर से भी आवेश बहाया जाए तो उसके अंदर जो स्पेस है उसमें कोई आवेश नहीं होगा, जबकि बाहर वाली दिशा में उसके ऊपरी सतह पर आवेश होगा। तो इस चीज मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रिक विंड क्या होती है? आवेशित जो तार या आवेशित वायर या आवेशित जो चीज है उसके से टकरा करके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हवा के जो अणु होते हैं या हवा के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होकर के प्रतिकर्षण का बल उनमें उत्पन्न हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे फेंक देता है। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए कि स्पेस बन जाता है उस तार के चारों तरफ। तो वो जो स्पेस बन जाता है उस तार के चारों तरफ, उस तार के चारों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। आपको एक बात बताता हूँ, आप एक काम कीजिए, हाई टेंशन वोल्टेज जो हाई टेंशन वोल्टेज के जितने भी खंभे होते हैं, पिलर्स होते हैं, पोल्स होते हैं ना, बड़े बड़े मतलब फील्ड या खेतों में लगे होते हैं, आप जितने भी पोल्स होते हैं, बड़े बड़े हाई टेंशन पोल्स होते हैं, उन पे ना लिखा होता है, उन पे ना वार्निंग लगी होती है कि इससे ऊपर ना जाएं। उसका मेन रीजन यही होता है कि जो इलेक्ट्रिक विंड होती है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज विंड होती है, वो आपको ना करंट मार सकती है, आपको उसके हानि हो सकती है उसके टच होने से, ठीक है ना। तो इसीलिए लगा होता है वो सारा का सारा। या आम भाषा में लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस तार के चारों ओर, अगर इसके अंदर जाएंगे तो शॉर्ट लग जाएगा या आपको करंट मार देगा, है ना, तो ऐसा कहते हैं।
अब ये हो गई सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा की, यानी एसी, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या? ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे, ये यहां से शुरू होगा ऐसे, ऐसे चलता है अल्टरनेटिंग करंट, ये प्लस ये माइनस। जब अगर आप किसी विद्युत के तार से टच हो जाएं तो आपको ऐसा फील हो जैसे वाइब्रेशन हो रहा हो बॉडी में, है ना, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जैसे कहां पर है बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा होता है। तो होता यह है कि जब प्लस की तरफ विद्युत जा रही होती है तो आपको उसका झटका महसूस होता है, और जब वो माइनस में जा रही होती है तो आपको लग रहा होता है जैसे छूट गया है तार। तो हम जितनी बार भी विद्युत का तार टच करने के बाद छूटते हैं, वो उस स्थिति में छूटते हैं जब हम इस फेज में होते हैं। समझ रहे हो ना? जब हम इस फेज में होते हैं तो विद्युत छूट जाती है हमसे, अगर इस फेज में रहेंगे तो हमसे कभी नहीं छूटेगी और हमको पकड़ के रखेगी। ठीक है, ये होता है एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको एक बात और बता दूं, ऐसे जनरली क्वेश्चन आता है दरअसल कि हर, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें लिखी होती हैं उन पे लिखा होता है कि 220 से 240 वोल्ट या और 50 HZ। ये 50 HZ क्या है? जिसको 50 हर्ट्ज जो है, ये क्या है? 50 हर्ट्ज जो है, ये 50 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में विद्युत द्वारा किए गए स्पंदन। तो 1 सेकंड में जो विद्युत हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है उसके द्वारा 50 स्पंदन किए जाते हैं, इसलिए इसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं। 50 हर्ट्ज 50 बार ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है 1 सेकंड में। इसलिए जब हम किसी नंगे तार को या किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को छू लेते हैं, हाथ लग जाता है, तो हमें 1 सेकंड में 50 बार बिजली का झटका महसूस होता है। समझ आया? तो ये होता है 50 हर्ट्ज। ये सवाल आता है 50 हर्ट्ज क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में। इस जो बीच की लाइन है, जो हमने ग्राफ लाइन खींची, इसके इधर उधर जो वोल्टेज या विद्युत घूमती है वो 50 बार घूमती है, इसलिए इसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं। अब बात करते हैं, अगला है डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्ट। अब पता है क्या करते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट था, तो अल्टरनेटिंग करंट होने कारण लाइट आती है जाती है आती है जाती है, तो एक रेक्टिफायर लगाया जाता है किसी भी, जैसे हम पंखा चलाते हैं ना, पंखा हो या कूलर हो, उसे चलाने के लिए हम एक रेक्टिफायर लगाते हैं। वो क्या करता है कि इसको ना एसी को एक तरह से डीसी में चेंज कर देता है, फिर वो लाइट ना ऐसे आती है ऐसे। अगर ये ऐसे ही घूमती रहेगी तो हमारा पंखा नहीं चलेगा, वो पंखा ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे गया आया गया, है ना। लेकिन एक दिशा दे देता है वो रेक्टिफायर, जिसको आप लोग कंडेंसर या कैपेसिटर बोलते हो, है ना, अपनी भाषा में। तो वो लगाया जाता है इसके लिए, ताकि ये इसकी दिशा बदल सके। इसको बोलते हैं डीसी करंट, डीसी फ्लो। अगर डीसी फ्लो अधिक हो तो इसको छूने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। इसमें इंसान बच सकता है लेकिन डीसी में नहीं बचता है, क्योंकि इसमें विद्युत कभी जाती नहीं, लगातार फ्लो होती रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक बार आई फिर चलेगी, फिर आई फिर चलेगी, फिर आई फिर चली गई। तो ये होती है अल्टरनेटिंग करंट और ये होती है आपकी डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ये एसी, और इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट मतलब डायरेक्ट, ऐसे याद रखिए, डी फॉर दिष्ट मतलब एक दिशा में चलने वाली, प्रत्यावर्ती मतलब जो बदल बदल के चलती है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। समझ आया आपको? तो ये है एसी और ये है डीसी। पंखों में क्या इस्तेमाल करते हैं हम? रेक्टिफायर का। किस लिए? ताकि वो एक तरफ घूम सके, एक तरफ गति कर सके। अगर हम उसका तार उल्टा लगा दें ना तो धारा की दिशा ये हो जाएगी, तो पंखा उल्टा घूमने लगता है ना, धारा उल्टी फ्लो होने लगती है तो उल्टा घूमने लगता है। आप एक ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि अगर आप कंडेंसर या कैपेसिटर या रेक्टिफायर जो होता है, अगर आप उसका वायर उल्टा लगा देते हैं, उसकी मोटर के साथ उसे उल्टा कनेक्ट कर देते हैं, तो पंखे की ना दिशा बदल जाती है और उल्टा घूमने लगता है। समझ आया आप को? ठीक है, अब आगे बात करते हैं विभवांतर की, जो मैंने आपको बता दिया है क्या, कि अगर दो सिरों के बीच में यहां अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाह किया जाए और यहां से यहां तक पहुंचने में 1 जूल कार्य अगर होता है, तो जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि V बराबर ये किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है ना, तो विभवांतर निकल के आता है कायदे में।
अब ये होगा विभवांतर, इसे डिनोट करते हैं V से, V फॉर वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है विभवांतर। वोल्ट क्यों रखा गया? तो वोल्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभवांतर के बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम वोल्ट रख दिया गया। एम्पियर, जो विद्युत धारा बताया गया, एम्पियर नाम के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे एम्पियर रख दिया गया, विद्युत धारा का फ्लो। और अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब इसे डिनोट किया था ओम से, है ना। इसका फॉर्मूला है V बराबर IR, मतलब ये वोल्ट है, ये किसके बराबर होगा? ये होगा रेजिस्टेंस के, और ये होगा हमारा I बराबर होता है हमारी धारा का जो प्रवाह है उसके, है ना। धारा और प्रवाह और उसके साथ में जो हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है ना, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? इसके विभवांतर के बराबर होता है, V बराबर वोल्ट के। समझ आया? अब प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। प्रतिरोध होता है क्या? प्रतिरोध ना दो तरह से लगाया जाता है। कैसे? एक तो प्रतिरोध लगाया जाता है ऐसे, माइनस, तो इन्हें हम क्या करते हैं, यहां से धारा आ रही है और यहां से भी आ रही है, दूसरा वायर ही आ रहा है यहां से प्लस, तो ये लगा दिया हमने, प्रतिरोध लगाया सीरियल में। समझ में आ रहा है ना? इसको लगाया हमने सीरियल में। और एक जो प्रतिरोध लगाया जाता, एक लगाया जाता इस तरह से, एक को बोलते हैं समांतर क्रम, यह समांतर क्रम, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। समझ आया? अगर समांतर क्रम कर श्रेणी क्रम की बात करूं तो मान लीजिए अगर ये है, ये जो है हमारा V बराबर IR की इसमें बात करूं तो ये आएगा हमारा निकल के 1 2 3 है। तो मान लीजिए ये 10, अगर 10 ओम का, ये क्योंकि इसका जो है ना ओम है इसका मात्रक प्रतिरोध का, अगर ये 10 ओम का प्रतिरोध है तो तीनों प्रतिरोध मिला के हो जाएंगे 30 ओम। समझ आया? 30 ओम हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी बात करूं तो यहां पे आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/ ये पहला प्रतिरोध 10 जमा 1/ दूसरा प्रतिरोध 10 और तीसरा प्रतिरोध 10, तो कितना आएगा? 30 आया। और 30 के बाद यहां आ जाएगा 3 जमा 3 जमा 3, यानी कि 9/30। समझे? और R बराबर आ जाएगा 30/9, मतलब 9 तिया 27 करीब 3, या ऐसे काट लीजिए 3 तिया 9 और 3 नहीं है 10/3। अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 3 गुने का फर्क है। अगर किसी को हम श्रेणी क्रम में लगा दें और समांतर क्रम में लगा दें तो इतना फर्क पड़ता है कि श्रेणी क्रम में लगाने से तो प्रतिरोध होगा करीब करीब 30 ओम, है ना, और समांतर क्रम में लगाने से प्रतिरोध होगा बस पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट कुछ ओम, मतलब पूरे 10 गुने का फर्क होता है। समझ आया प्रतिरोध के बारे में? तो दो तरह से प्रतिरोध लगाए जाते हैं। दूसरा, घर में जो हम फ्यूज वायर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? तो फ्यूज वायर जो लगाते हैं हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में। ये वाली जो है, ये तो समांतर क्रम था, ये समांतर क्रम था, और ये श्रेणी क्रम। फ्यूज वायर जो लगाते हैं हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। MCB जिसको बोलते हैं माइनेचर सर्किट ब्रेकर, उसको लगाते हैं हम श्रेणी क्रम में। MCB या फ्यूज ये लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में। अधिक धारा प्रवाह होने पर यह फ्यूज उड़ जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा, तो धारा फ्लो खत्म हो जाएगा। समझ आया? तो इनको किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, MCB और फ्यूज को, ताकि अगर अत्यधिक धारा फ्लो हो आवश्यकता से अधिक तो ये पिघल जाए और आगे धारा फ्लो ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, या जिसको बोलते हैं AC। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ये चलता है ऐसे, ठीक है। और एक होती है DC, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा, ये चलता है ऐसे। समझ आया? तो इसको दिष्ट धारा बोलते हैं, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें डिफरेंस ये है
कि ये ऊपर वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो अगर हम बात करें कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक तार को हाथ लगाते हैं, छू लेते हैं, तो हमको जो करंट का झटका महसूस होता है ना, वो दो तरह से होता है। ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन हो रहा हो, बॉडी में झंझनाहट हो रही हो। तो इस कारण से होता है कि जब विद्युत के इस फेज में आते हैं तो हमको विद्युत का झटका लगा होता है, जब इस फेज में जाते हैं तो विद्युत झटका नहीं लगता है, फिर इसमें जाते हैं तो लगा होता है, इसमें नहीं लगता है। कहने का मतलब जब हमारे हाथ से विद्युत का टच होने के बाद अलग हटता है ना, वो उस स्थिति में हटता है जब हम इस फेज में होते हैं। लेकिन अगर दिष्ट धारा के तार को कोई इंसान छू दे तो उसकी मौत मृत्यु तय है, बचेगा नहीं, उसको छोड़ेगी नहीं, पकड़ लेगी, चिपका लेगी। लेकिन जब इस फेज में आएंगे तो विद्युत पकड़ लेगी और इस फेज में आएंगे तो हम छूट जाएंगे। यही कारण होता है हमें पता लग मतलब जो है टच होने साथ जो हमें विद्युत का करंट महसूस होता है, वाइब्रेशन की तरह झटका लग रहा होता है। दूसरा आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उन पे 220 से लेकर के 240 वोल्ट प्लस एक चीज होती है 50 HZ। ये 50 HZ जिसको हर्ट्ज बोलते हैं, 50 हर्ट्ज क्या है? तो हर्ट्ज क्या है? तो फ्रीक्वेंसी नापने की इकाई है। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकंड में ये विद्युत 50 बार स्पंदन करती है, 50 बार लाइन के इधर उधर चली जाती है। वो जो हमें झटका लग रहा होता है ना, एक सेकंड में 50 बार महसूस हो रहा होता है, लगना और छोड़ने वाली स्थिति में। समझ में आ रहा है? तो 50 स्पंदन करती है एक सेकंड में, इसको इसलिए 50 हर्ट्ज लिखा होता है, 50 हर्ट्ज ये विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी है। समझ आया? दूसरा डीसी वोल्टेज में सीधा होता है। अगर हम इसको, एक बात और बताइए, अगर हम इसको लगा दें किसी डायरेक्ट पंखे में लगाते हैं तो पंखा घूमता नहीं है, क्यों? उसके लिए हम रेक्टिफायर क्यों लगाते हैं पता है? रेक्टिफायर मतलब जैसे आप कंडेंसर बोलते हो अपनी भाषा में, या अपनी भाषा में उसे आप कैपेसिटर बोल देते हो। तो उसमें ना 3 चीजें लगी होती हैं उस रेक्टिफायर में भी। क्या क्या लगा होता है? एक तो कैपेसिटर लगा होता है ताकि वो वोल्टेज होल्ड करके अधिक पावर दे सके जितनी उसकी आवश्यकता हो। दूसरा उसके अंदर ना एक लगा होता है दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा को एक फ्लो में बदलने के लिए, मतलब वो धारा जो ऐसे जा रही थी उसको ऐसे ना जाके ऐसे शुरू कर देता है रेक्टिफायर लगने के बाद। यहाँ मान लीजिए यहाँ आपने बीच में रेक्टिफायर लगा दिया तो धारा अब ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगी, इधर उधर नहीं जाएगी, और आपकी जो मोटर या पंखा है वो किसी एक दिशा में घूमने लगेगा। समझ आया? तो ये कार्य होता है इसके अंतर्गत। एसी और डीसी को ऐसे चेंज करते हैं। डीसी जो हमारी वो मैक्सिमम जो है आपको पता ही है, जो ट्रेनें होती हैं वो डीसी वोल्ट से चलाई जाती हैं, अधिक पावरफुल होती है एसी के मुकाबले। डीसी मतलब दिष्ट धारा, मतलब डायरेक्ट करंट। करंट मतलब फ्लो, धारा। अच्छा, अगला क्या है? विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर का मतलब यह है कि अगर किसी एक परिपथ में यहां से हमने 1 कूलाम आवेश छोड़ा और यहां तक पहुंचते पहुंचते उसने 1 जूल कार्य किया, तो इसका जो विभवांतर होगा इस कोने पर पहुंचने के बाद वो 1 वोल्ट होगा। समझ आया? कहने का मतलब विभवांतर का मतलब 2 कोनों के बीच में एक तार में बिजली फ्लो या किसी चालक में विद्युत का फ्लो होने के पश्चात उसके पहले सिरे से और दूसरे सिरे के बीच में जो आवेश में अंतर है वो उसका विभवांतर कहलाता है। समझ आया? क्योंकि होता यह है कि इसको विभवांतर को वोल्ट से, विद्युत धारा को एम्पियर से डिनोट किया जाता है और प्रतिरोध को ओम से। ओम का सिंबल होता है ये। समझ आया? ये होता है ओम का सिंबल। प्रतिरोध को ओम से डिनोट किया जाता है और विभवांतर को वी से, वोल्ट से डिनोट किया जाता है, और एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, विद्युत धारा को। अब एम्पियर क्या था? एम्पियर दिया गया एम्पियर नाम के वैज्ञानिक के ऊपर, वोल्ट दिया गया वोल्ट नाम के वैज्ञानिक के ऊपर, और जो हमारा ये रेजिस्टेंस है ओम नाम के वैज्ञानिक हैं जिनके ऊपर ओम नाम से इसको दिया गया है। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध ना 2 तरह से जोड़े जाते हैं। किस तरह जोड़े जाते हैं? एक तो होते हैं श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरियल, ऐसे। ये है श्रेणी क्रम। एक होते हैं पैरेलल, समांतर क्रम। देख रहे हैं ना? भी है। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा रेजिस्टेंस? यहां पे कितना होगा रेजिस्टेंस? यहां R बराबर होगा 1R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसके लिए है। यहां पे क्या होगा
यहां पे होगा सॉरी ये इसके लिए होगा, R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा इसके लिए। और इसके लिए होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कि अगर बात करूं तो प्रतिरोध यहां पे ज्यादा होगा। अगर आपके घर में जितने उपकरण है उनको एक सीरियल में जोड़ दिया जाए, पंखे के कूलर को या जो भी कुछ आपके सारे उपकरण को सीरियल में जोड़ दिया जाए, तो उसके ऊपर बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और कोई भी वस्तु इलेक्ट्रिक की कार्य नहीं करेगी किसी भी तरह से। क्या डिफरेंस है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए 10 ओम का प्रतिरोध है, ये मान लीजिए, तो R बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10, ये 3 प्रतिरोध है ना, 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा R बराबर 30 ओम। समझ आ गया। लेकिन अगर बात करूं इसकी तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम आ गया 30, तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब कि 9/30 या 3 1 जा सॉरी हाँ 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 3/10 या R इज इक्वल टू 10/3। अगर इसका निकालें आप रेशो तो यहाँ पे 30 आ रहा था और यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 10 गुने का फर्क है। मतलब सीरियल में लगाने में, ये सीरियल में लगाने में और पैरेलल में लगाने में 10 गुने का फर्क आता है प्रतिरोध में। समझ आया। तो इसीलिए कहा गया था कि अगर तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, 1 और 2, तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है, और तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो विद्युत धारा 2 गुनी हो जाती है, उसके अंदर विद्युत धारा की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए इसको प्रतिरोध को डिनोट किया था V बराबर IR, ये फॉर्मूला दिया था ओम ने। ठीक है, इसका मतलब होता है तो जो प्रतिरोध है, सॉरी जो आपका विभवांतर है, V बराबर I बराबर होता है इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा है, और R बराबर होगा रेजिस्टेंस। इन दोनों की जो गुणा होती है ना, वो कहलाती है विभवांतर। समझ आया। तो V बराबर IR, और ये जो है जो आपका रेजिस्टेंस है, इसे हम किससे वो करते हैं डिनोट, तो इसे ओम से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में आज के लिए इतना ही था। इसके बाद जो कुछ बचा हुआ है ना, वो मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट क्लास में कि इसमें क्या क्या बचा हुआ है, क्योंकि इसकी क्लास मुझे लग रहा है काफी लंबी हो जाएगी, और विद्युत धारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप प्लीज से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि आप लोगों को मैं और बेहतर वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।